वेलकम टू लीगल विवाइटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल लॉ को और म्यूनसिपल लॉ को। इससे पहले इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले आप जाके वो वीडियो देखें। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ का इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। फिर हमने देखा था कि क्या रिलेशनशिप है इंटरनेशनल लॉ में और म्यूनसिपल लॉ में। उसके बाद हमने दो थीरीज़ को कवर किया था, जिसमें मोनिज़म थ्योरी थी और हमारी ड्यूलिस्ट थ्योरी थी। इन दोनों थ्योरीज़ को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया था। आज हम फर्दर अगली थ्योरी को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है हार्मोनाइजेशन थ्योरी, जो कि एक मॉडर्न व्यू के साथ आती है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने मोनिज़म थ्योरी और ड्यूलिज़्म थ्योरी देखी थी। मोनिज़म थ्योरी क्या थी? वो कहती थी कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है, वो एक ही लीगल सिस्टम का हिस्सा है, उनमें कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। जबकि जो ड्यूलिज़्म थ्योरी थी, वो कहती थी कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं, वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं। आज की वीडियो में हम फर्दर थ्योरीज़ को ही डिस्कस करेंगे कि और कौन-कौन सी थ्योरीज़ है और वो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को किस तरह लेके चलती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो थ्योरी है, उसका नाम है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी कहती है जो आपका इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है, ये एक दूसरे से अलग है, मगर ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ चलते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं। इस थ्योरी में एक बैलेंस अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जिसके तहत आपका इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये दोनों लॉज को इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि वो ह्यूमन सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करें। दोनों का एम एक ही है, तो इसीलिए दोनों को इक्विवेलेंट लेवल पे रखा जाए। दोनों में अगर कहीं भी कन्फ्लिक्ट आए, उसको मिनिमाइज़ किया जाए, उसको कम से कम किया जाए। और ये ड्यूटी है आपकी जुडिशरी की कि वो दोनों लॉज़ में हार्मनी को बरकरार रखे, दोनों लॉज़ में कहीं भी कोई कन्फ्लिक्ट है, उसको मिनिमाइज़ करे। तो यहाँ पे अब हम इसके की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पहला की पॉइंट ये लिखा है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि वो डोमेस्टिक लॉ को इस तरह इंटरप्रेट करे कि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो। दूसरा ये लिखा है, अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्लिक्ट आ जाए, तो कोर्ट्स की ड्यूटी है कि वो उस कन्फ्लिक्ट को जिस हद तक हो सके कम करे। और ये क्यों करना है? ताकि हार्मनी को बरकरार रखा जाए, हार्मनी को प्रमोट किया जाए। एग्जाम्पल है कि कोर्ट्स इंटरप्रेट करेगी नेशनल लॉ को इस तरह के वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के मुताबिक हो। अगरचे वो ट्रीटी आपके स्टेट में, आपके नेशनल लॉ में अभी तक शामिल नहीं भी हुआ, तब भी कोर्ट यही काम करेगी कि वो इंटरनेशनल लॉ को मद्देनज़र रखते हुए नेशनल लॉ को इंटरप्रेट करेगी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगली थ्योरी है, जो कि है डेलीगेशन थ्योरी। इसका जो कोर आइडिया है, इसका जो मेन आइडिया है, वो ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है, जिसने हर स्टेट को ये पावर दी है कि वो डिसाइड कर सके कि उसने कब और कैसे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को या इंटरनेशनल लॉ को अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में अप्लाई करना है। अब वो जो अथॉरिटी है जिसने ये पावर डेलीगेट की है, उसका वो नाम लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ ट्रीटी। ये इंटरनेशनल लेवल पे एक सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि रियल में एग्जिस्टेंस नहीं रखता। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कहते हैं कि हर स्टेट को पावर दी है कि वो डिटरमिन कर सके कि उन्होंने कब इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को, कब इंटरनेशनल कन्वेंशन को अपनी टेरिटरी के अंदर इन्फोर्स करवाना है। और मज़ीद ये कि ये पावर भी हर स्टेट को दी गई है कि वो ये भी डिसाइड कर सके कि किस तरीके से इन प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करना है और अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में या म्युनिसिपल लॉ में शामिल करना है। ये पावर भी इसी सो कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। उसके बाद यहाँ पे की पॉइंट है, वो ये है कि इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए किसी भी स्टेट में एक पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स ऑफ ट्रीटीज़ की तरफ से, कि वो प्रोसीजर डिसाइड कर सके कि स्टेट ने कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है जब उसने इंटरनेशनल लॉ को अपने डोमेस्टिक लॉ में इंटीग्रेट करना है, या जब उसने इंटरनेशनल लॉ को अपनी टेरिटरी के अंदर इन्फोर्स करवाना है। ये स्टेट डिसाइड कर सकती है कि उसने कौन से प्रोसीजर को फॉलो करके इंटरनेशनल लॉ को अपने स्टेट में अप्लाई करना है। ये पावर भी इसी थ्योरी के तहत हर स्टेट के पास है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि एक जो कंट्री है, वो लाजमी कर सकती है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन को, ताकि वो इम्प्लीमेंट कर सके इंटरनेशनल लॉ को या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को अपने जुडिशल सिस्टम में या अपनी कंट्री में।
अगर स्टेट ये डिसाइड करती है कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को विदाउट एनी पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन डायरेक्टली अप्लाई करना है, तो ये भी उसकी अपनी मर्ज़ी है, ये भी वो कर सकती है। उसके बाद हमारे पास अगली थ्योरी है जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी। इस थ्योरी के तहत आपको इंटरनेशनल लॉ को या तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या तो उसको आपको स्पेसिफिकली अडॉप्ट करना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर स्टेट कोई भी एक प्रोसेस कर लेता है तो इंटरनेशनल लॉ जो है उनके म्यूनसिपल लॉ का हिस्सा बन जाता है। इस थ्योरी का कोर आइडिया ये है कि हर स्टेट जो है जो इंटरनेशनल लॉ को अपनी टेरिटरी में अपनी स्टेट में अप्लाई करना चाहता है वो एक्सप्रेसली अडॉप्ट करेगा या एक्सप्रेसली ट्रांसफॉर्म करेगा इंटरनेशनल लॉ को म्यूनसिपल लॉ में। उसके बगैर वो कंट्री इंटरनेशनल लॉ को अपने स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकता। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन ये थ्योरी बेस करती है ड्यूलिज्म थ्योरी पे, जिसका आइडिया ये है कि इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ दो अलग लीगल सिस्टम है और ये कहती है कि आप इंटरनेशनल लॉ को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते अपने स्टेट में। आपको लाज़मी एक कन्वर्जन के प्रोसेस की ज़रूरत होगी, एक अडॉप्शन के प्रोसेस की ज़रूरत होगी, जिसके थ्रू आप कन्वर्ट करोगे इंटरनेशनल लॉ को अपने नेशनल लॉ में। अब ये कन्वर्जन कैसे होगी, उसमें आपका आएगा रोल लेजिस्लेचर का और एग्जेक्टिव एक्शंस का। लेजिस्लेचर या लेजिस्लेशन जो है, वो आपके इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में कन्वर्ट कर सकती है। या ऐसी एग्जेक्टिव बॉडी जो इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ में कन्वर्ट कर सकती है। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती या अडॉप्शन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक इंटरनेशनल लॉ आपका अप्लाई नहीं हो सकता डोमेस्टिक लेवल पे। यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं कि ये थ्योरी बेस करती है डेलिस थ्योरी पे। दूसरा इसका की पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता किसी भी डोमेस्टिक लॉ में या डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में। आपको याद हो हमने मोनिज़म थ्योरी में इससे बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच पड़ी थी कि आप इंटरनेशनल लॉ को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो डोमेस्टिक लॉ में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला पॉइंट है एक्सप्रेस अडॉप्शन और ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर। आपको एक्सप्रेस अडॉप्शन चाहिए होगी वाज़िया तौर पे जब तक आपका स्टेट किसी इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल ट्रीटी को अडॉप्ट नहीं करता या ट्रांसफॉर्म नहीं करता तब तक वो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। इंटरनेशनल लॉ उसी सूरत अप्लाई होगा जब उसको आप म्युनिसिपल लॉ में शामिल कर लोगे। यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वो ये है कि अगर एक कंट्री कोई भी ट्रीटी साइन करती है, वो कंट्री ने साइन तो कर लिया मगर वो इंटरनेशनल ट्रीटी म्युनिसिपल लेवल पे या इंटरनल लेवल पे उस वक़्त तक अप्लाई नहीं होगा जब तक पार्लियामेंट एक ऐसा कानून ना पास कर ले जिसमें उसको अडॉप्ट किया जाए। जब पार्लियामेंट उसको अडॉप्ट कर लेगी तभी वो इंटरनेशनल ट्रीटी या इंटरनेशनल लॉ आपके म्युनिसिपल लॉ का हिस्सा बनेगा। अदरवाइज़ वो इंटरनेशनल लॉ वो इंटरनेशनल ट्रीटी आपके म्युनिसिपल लॉ का हिस्सा नहीं बन सकता। इसमें फ़र्दर लिखा हुआ है कि जैसे पाकिस्तान है, उसमें क्या होता है जो कोर्ट है वो इंटरनेशनल लॉ को इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को उसी वक़्त अप्लाई करती है जब उसको डोमेस्टिक लॉ में शामिल कर दिया जाता है। यहाँ पे हमारे पास आगे कंक्लूजन है। कंक्लूजन में ये लिखा है कि जो आपका इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ है, उसको हमने मुख्तलिफ थ्योरीज़ के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जिसमें हमारे पास पहली थ्योरी थी मोनिज़म थ्योरी। मोनिज़म थ्योरी कहती थी आपके पास सिंगल लीगल सिस्टम है, इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ एक ही चीज़ है और इंटरनेशनल लॉ डायरेक्टली अप्लाई हो सकता है किसी भी स्टेट में। उसके बाद दूसरे नंबर पे ड्यूलिज़्म थ्योरी थी, जिसकी बेस पे हमारे पास आगे फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन और स्पेसिफिक एडॉप्शन थ्योरीज़ आईं। इन थ्योरीज़ में क्या होता था आपका इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ को सेपरेट लीगल सिस्टम कंसीडर किया जाता था और इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लेवल पे अप्लाई करने के लिए उनको स्पेसिफिकली अडॉप्ट किया जाता था या स्पेसिफिकली ट्रांसफॉर्म किया जाता था डोमेस्टिक लॉ में। जब तक उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जब तक उसकी अडॉप्शन कंप्लीट नहीं होती थी तब तक आप म्युनिसिपल लेवल पे उस इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते थे। उसके बाद हमारे पास एक थ्योरी थी जो कि हार्मोनाइजेशन थ्योरी थी जो कि मॉडर्न व्यू के साथ आई थी। इस थ्योरी ने एक बैलेंस अप्रोच को फॉलो किया जिसमें कोर्ट की ये ड्यूटी रखी गई कि वो डोमेस्टिक लॉ को इस तरह इंटरप्रेट करेगा कि वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक हो और दोनों लॉज में कोई भी कन्फ्लिक्ट ना आए, दोनों को इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पे लेके चलेगा।
तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में कहीं भी कुछ भी समझ नहीं लगी हो तो आप मेरे से नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।